हाँ, तो अभी हम कह रहे थे कि हमारे जितने सवर्ण भाई लोग हैं वो सब लोग जात अपनी लिखते हैं, लेकिन बैकवर्ड में जिसको ओबीसी कहते हैं उसमें ज्यादातर वो हैं यादव। वो यादव लिखते हैं। अब लिखने लगे हैं इक्का दुक्का लिखने लगे हैं। और एससी समाज में जो है इक्का दुक्का चमार लिखते हैं, और धोबी समाज में इक्का दुक्का धोबी लिखते हैं। पासी समाज में भी इक्का दुक्का जो है पासी लिखते हैं। ऐसे ही जो है शेड्यूल्ड कास्ट की जितनी भी अन्य जातियां हैं वो भी अपनी इक्का दुक्का ही ऐसे लोग हैं जो जाति लिखते हैं। इनको लोग कहते हैं कि जो मुर्दा कौमें हैं वो जात लिखने का साहस नहीं बटोर पाती है। तो हम आपको बता दें, हम इस बात से हम समर्थक हैं, और इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि अगर जो आदमी जग जाएगा वो जाति लिखेगा, और जो मुर्दा बना रहेगा वो जाति नहीं लिख सकता है। और हमारे दुश्मन समाज की ये है कि ये कभी जाति ना लिखे। जो हमारा दलित समाज का दुश्मन है, या ओबीसी का समाज का, या शूद्र समाज का जो दुश्मन है, वो कभी नहीं चाहता है कि जो है हम ये वर्ग जो है कभी जातियां लिखें और इनमें कोई जन चेतना है। तो अब हम आपको फिर विषय बिंदु पर आते हैं। भैया क्या नाम बताया था हमने? वीरेंद्र कुमार जी जो है इस इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आपके करीब के हैं, घर के हैं धनीराम जी, इनसे समाज की बातें कुछ आप ले सकते हैं। और मैं भी उन्नाव में रहता हूँ, कभी आप आएँ तो जो जमीन की जो ठोस बातें हैं वो आप ले सकते हो, क्योंकि बगैर ज्ञान के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह कटी पतंग है, कट जाती है, पता नहीं आंधी का झोंका आता है कहाँ जाकर के गिरेगी, वैसे ही जो है आजकल के नवयुवकों की कहानी है। उनका कोई ठोस धरातल नहीं है कि वो कहाँ उतरे। तो अब आइए हम आपसे पुनः जो है आपका ध्यान जो है धनीराम धोबी की तरफ आकर्षित कराएंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कितनी उम्र से समाज के जगाने के आप में खुद में प्रेरणा आई कि आपने किसी को देखा, उसको देख करके सुन करके आपको लगा कि जो है हमको कुछ समाज के लिए करना चाहिए? मेरा नाम शूद्र धनीराम धोबी है। मैं ग्राम छुही, तहसील पोस्ट सफेपुर, जिला उन्नाव का निवासी हूँ। मैंने सामाजिक काम छात्र जीवन से शुरू कर दिया था। जब मैं इंटर में आया तो मुझे कामरेड लखपत राय और रामस्वरूप यादव जी से मुलाकात हुई, जो कि मार्क्सवाद लेनिनवाद का अध्ययन कर रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। हमारी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैं भी उनकी बातों से कुछ प्रभावित हुआ कि जिले के जितने भी लेनिनवाद के विचारधारक थे उनसे मुलाकात होती रही। मैं उस जमाने में पत्रवाहक था, स्टूडेंट होते हुए भी। कोई खबर हो, कहीं जाना है, धनीराम के पास बच्चा जाता था कि आपको वहां खबर कर देनी है, ये होना है, ये मीटिंग होनी है। तो वहीं से शुरू मैंने कर दिया था। और जब मैं इंटर कर ही रहा था तो मेरी मुलाकात सबसे पहले हमारे माननीय शूद्र शिव भारती पासी जी से हुई, गंगौली गांव में। पहले मैं जो मार्क्सवाद लेनिनवाद को मानता था और उसकी विचारधारा हम फैला रहे थे। इसी कड़ी में एक हमारे दोस्त राम कुमार खिलावन जी थे, गंगौली के, हमारे साथ पढ़ते थे। उनके साथ मैं गंगौली गया। वहां पर हमारी भाई शिव भारती पासी से बात हुई, मुलाकात हुई, और मेरी इनके पर ये अम्बेडकरवादी थे, मैं मार्क्सवाद लेनिनवाद विचारधारा को मानता था। बहस रात भर, दोनों लोग नहीं सोए थे, याद है ना? दोनों लोग नहीं सोए थे। अंत में लेनिनवाद और ये कह के हमें बंद कर दिया कि यार दोनों लोग सही हैं, समाज का संघर्ष कर रहे हैं, और हम चलो ठीक है, आपकी बात ठीक है और अम्बेडकर के विचारों को हम फैलाएं तो हम भी ठीक है। मेरी समझ में आया
फिर संपर्क बढ़ता गया। फिर हमारी मुलाकात उन्नाव में हुई, तो उन्नाव में भी मानव काशीराम जी आए थे। वहीं से मेरा दिमाग मार्क्सवाद को छोड़कर लेनिनवाद की विचारधारा को ना अपना करके अम्बेडकरवाद पर मानव काशीराम के DS4 से मैं जुड़ गया। DS4 में बराबर संघर्ष, समाज को जगाना, समाज को छोड़ना। सन 82 में मैंने विद्यालय खोला सफीपुर में, डॉक्टर अम्बेडकर रजक समिति द्वारा संचालित, धोबी समिति बनाई, रजक समिति द्वारा संचालित डॉक्टर अम्बेडकर आदर्श शिक्षा निकेतन की स्कूल की स्थापना की। चलता रहा है, आज भी अनवरत चल रहा है। और हम लोगों ने धोबी समाज में जो हमारे यहाँ को प्रथा थी, डोला ले जाना और मीट मछली बारातों में पैपूजी में कटना, नंगा नाच, दारू पी के होना, इस समाज को बड़ा कलंक मैंने समझा। और बचपन में ही शादी कर देना, बचपन में शादी कर देते थे, गौना 8-10 साल के बाद लेते थे, तब तक हमारी बहन बेटी कुछ हो जाती थी। कई बार कई घटनाएं हुई। तो इस बात को संभालने के लिए मैंने और मेरे बड़े भाई गंगा प्रसाद धोबी जी ने मिलकर के, शंभुनाथ जी, यदुनंदन धोबी, रामपाल धोबी, या लोगों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा संगठन बना करके इस प्रथा को मैंने समाप्त कर दिया। पैपूजी खत्म करके, बाल विवाह खत्म करके मैंने बारातें कराना शुरू की। बस यहीं से हमारा और चलता रहा। मैं फिर 89 आ गया। 89 में मैंने विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव निशान से चुनाव लड़ा। मुझे उस जमाने में, जब ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4, उस समय में मैंने 14,000 वोट हासिल किया था। उसके बाद मैं 2000 में जिला पंचायत चुनाव लड़ा और बहुत ही जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जो जीत के विजय हासिल की थी। बराबर तब से आज तक बहुजन समाज पार्टी के, और मैं हमारे समाज में 36 करोड़ देवी देवताओं को तो मैंने बिल्कुल नकार ही दिया था। और ब्राह्मणवाद की नीतियों से मुझे सख्त नफरत। मैं ब्राह्मणवाद की नीतियों को कतई नहीं मानता हूं। और आज भी मैं किसी भी देवी देवता को अपना इष्ट नहीं मानता। अपने हम अगर मानते हैं तो अपने माँ बाप को मानते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, जितने हमारे ऋषि मुनि को मैं थोड़ा हम आपको रोकना चाहेंगे। श्रोताओं, दर्शकों, हम अपने साथी की बातों को थोड़ा विराम दिया है। बात इनकी एक ऐसी आई तो हम भी उसमें कुछ अपनी बात जोड़ना चाहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में भी कुछ कहा था आपने, देखो दिमाग मिस हो गया जी। हाँ, 36 देवी देवताओं को, मतलब जो यहाँ हिंदू देवी देवताओं में इतनी देवी देवता हैं और उसमें आपका विश्वास नहीं है। और इस सिलसिले में जो है आपने पूरी जिंदगी खपा दी। हाँ, बिल्कुल। क्या आपके साथ आपके समाज ने आपका साथ दिया? हमारे समाज में जब तक मेरा पैर चलता रहा तब तक हमारे समाज ने, धोबी समाज ने, ज्यादातर जो बाहर के नहीं, 2 कौमें मैंने बांटी थी अपने धोबी समाज में, एक देसी और विदेशी। अपने धोबी समाज में मैंने 2 कौमें बांटी थी। देशी का मतलब जो यहाँ रहते थे, जो हमारे खेतिहर भाई थे, यहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने मेरी बात को अक्षरशः माना। और जो पूंजीवादी हो गए, मालदार हो गए, बाहर से कमा के लाए, वो अपना अलग उनकी विचारधारा हो गई, उन्होंने नहीं माना। लेकिन जो गरीब लोगों ने, धोबी समाज ने मेरा मानी बात, सम्मान दिया। हमने उनकी हर लड़ाई भी लड़ी। बड़ी खुशी की बात है। और आज कुछ ऐसी स्थितियां आई कि हम इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो मुझे जो है वीरेंद्र कुमार जी से, वीरेंद्र है ना, ऐसा है बुढ़ापे की वजह से जो है दिमाग मिस हो जाता है। तो अच्छा, आपको राजनीति में आने से आप आ गए हैं, तो हम आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि नाम इनका वीरेंद्र कुमार जी है।
बाइकार धोबी हैं और समाज की अगुवाई करने के लिए जो है इन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई और आज जो है सब लोगों के सहयोग से जिला पंचायत सदस्य हैं। तो क्या आप इसके बाद जो है कोई चुनाव और लड़ना चाहेंगे? बड़ा लड़ेंगे कि यही लड़ेंगे कि इसे छोटा लड़ेंगे? क्या विचार है आपका भविष्य में? मेरा विचार जैसे मैं चुनाव तो समाज लड़ता है और मैं जनता की सेवा करता रहूँगा और उनको अपनी बातों को बताता रहूँगा, सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करता रहूँगा। और अगर ऐसा कोई आगे चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो फिर लड़ा भी जा सकता है परिस्थितियाँ को समझकर। तो क्या लेकिन जनता की सेवा करने के लिए बराबर तत्पर कार्य करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आपकी ये भावना है। क्या आप से किसी राजनीतिक पार्टियों ने अब तक संपर्क किया है? नए राजनीतिक पार्टी से अभी हमारा कोई भी पार्टी आपसे संपर्क करने नहीं आई? नहीं, हम लोग पहले बसपा ही थे और बसपा में ही थे और अब बसपा ध्यान में नहीं ला रही हम लोगों को, जैसे यह ध्यान है उनका किसी प्रकार से। तो फिलहाल अभी कोई ऐसा दबाव नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जो आपके बहुत क्लोज हैं धनीराम जी, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? हम परिवार हमारा बिल्कुल सहमत रहता है इनसे, हमेशा इसमें कोई दुखदाई वाली बात नहीं। बड़े मुझे खुशी की बात है कि कम से कम एक ऐसे व्यक्ति हमारे मित्र हैं जिनका परिवार इनके साथ है और ये बड़े गर्व की बात है। तो हम चाहेंगे कि आज धनीराम जी आपकी वृद्धावस्था आ पहुंची है, ऐसी सिचुएशन में क्या समाज के लिए कोई कदम उठा पाते हो? हाँ, अगर बात पड़ जाएगी तो अभी इतना कमजोर नहीं हूँ, चलने फिरने में हूँ, लेकिन कार्य के लिए मैं आज भी अपने समाज का अगर कोई काम पड़ जाए ऐसा भी हम तैयार रहते हैं हमेशा। होता यह है कि जिसकी जैसी भावनाएं बन जाती हैं वो भावनाएं फिर अमिट हो जाती हैं, वो उन्हीं भावनाओं पर पूरी जिंदगी अर्पण कर देता है। क्यों, ऐसा ही है ना? ऐसा बिल्कुल है, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। और हुआ ये कि हम आपको अम्बेडकरवाद में इसलिए लाए कि बाबा साहब ने 3 बातें कही थी, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। होता ये रहा कि आज जैसे छत्तीसगढ़ में है, हमारे आदिवासियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत हो रहा है। हम इसके पहले कई वीडियो बना चुके हैं संदेश खाली के विषय में, और इस वीडियो में 2 शब्द मैं कहना चाहता हूं संदेश खाली के विषय में। हमारे नए जो श्रोता होंगे उनको नहीं पता होगा कि संदेश खाली क्या है, कौन सी बला है। आपको बता दें कि जो बंगाल सरकार है, जो कलकत्ता सरकार है, वहां तृणमूल कांग्रेस का शासन है और उसके मुखिया जो हैं ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी के इशारे पर जो है वहां का एक बांग्लादेशी इंडिया में आकर के, बंगाल में आकर के अमन चैन से रह रहा है और वो अरबों खरबों की उसने संपदा बना ली। और बनाई कैसे, हम कई वीडियो में ये बता चुके हैं कि मुसलमान लोगों के जो नेता बन जाते हैं और ज्यादातर ये जो है शोरी की तरह बच्चा पैदा करते हैं, घिनैयों की तरह बच्चा पैदा करते हैं, ढेर सारे बच्चे। तो इनको होता ही एक आदमी कमाता है और 10-20 खाने वाले होते हैं, तो वो कोई नमक रोटी ही खा पाता, कहीं ये खा पाता। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो इनको जो है समाज के लोग चोरी करना है, अपहरण करना है, गला काटना है, ये काटना है, वो करना, गलत काम सिखा देते हैं। तो ये ऐसा वर्ग बन गया है कि यदि बहुत गरीब है तो कबाड़ बिन करके खा लेते हैं, और इनके जो मुखिया होते हैं वो कहते हैं तुम कबाड़ तो बिन रहे हो, तुमको खाने पीने को हम दे देंगे। उसके पास जाइए और कहिए जा करके कि ऐसा है कि कोई एक अनजाना नाम बता देते हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम का नाम रहा कि हमको दाऊद इब्राहिम ने फोन करके बताया है कि उससे कहो जा करके हमको 50 लाख रुपए दे। वो उस हैसियत के अनुसार ही पैसा जो है उस पर लगाते हैं। इस तरह से उनका फिर नहीं होता तो एक आधे अपहरण करवा लेते हैं, एक आधे मर्डर करवा देते हैं, और फिर उनका ये धंधा जो है अपहरण वाला, उगाही वाला, ये चलने लगता है। होता ये है कि थोड़ा बहुत पैसा जो हमारा नेता है, उनका नेता होता, वो
सारे रख लेता है, इनको खाने पीने को देता रहता है। अगर पकड़े जाते हैं तो जेल में भी वो उसी तरह दादागिरी में रहते हैं। तो होता ये रहा कि संदेश खाली जो बंगाल है, बंगाल के बीच बगल में ही एक टापू है जिसको हम द्वीप कहते हैं। तो द्वीप में जो है वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं और 12,000 की कम से कम जनसंख्या मानी गई है, लेकिन वहां ज्यादा है और 11-12 हजार वहां की लड़कियां गायब है। शाहजहां शेख जो है वो मुस्लिम बंगाल का रहने वाला और इंडिया में आकर के बंगाल प्रांत में ममता बनर्जी के शासन में, उनके छत्र छाया में या उनके इशारे पर 10-11 हजार लड़कियां गायब हो चुकी हैं, आदिवासियों की लड़कियां, वो हमारे अपने समाज की है और आज तक उनका कहीं पता नहीं है। होता यह है, हमारा समाज न दारू छोड़ पाता है, न बुरे व्यसन छोड़ पाता है और ऐसे सिचुएशन में हमारा समाज कभी इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो हम बड़ी उम्मीद करके जिस से आए थे, तो आपकी भावनाएं आज भी हैं और आप बीरेंद्र जी मेरी शुभकामनाएं हैं। और थोड़ा हम बोले? हाँ बिल्कुल, आप बोले। आप शेख की बात कर रहे हैं, मैं भी उसके कर्मानाम में से जब से मैंने देखा वीडियो पर, तब से मुझे भी गुस्सा था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक मुस्लिम है, उसके सब पीछे पड़ गए। मणिपुर में क्या मुसलमानों ने किया था? आपसे पूछ रहा हूँ, मणिपुर का जो केस हुआ क्या मुसलमानों ने किया था? जो हमारी लड़कियों के उन्नाव बलात्कार किया क्या मुसलमानों ने किया था? या आपका आरक्षण कभी मुसलमान ने किया? या जितने भी कांड हुए, क्या अतीक के गोली मुसलमानों ने मारी? क्या दुबे को मुसलमानों ने गोली मारी? मारी तो हिंदुओं ने ही। ये मारी तो अभी जो आपके अयोध्या में कांड हुआ था, गौरक्षक कौन त्रिवेदी था, उसने खड्जन रख के 2 लड़कों को, मुसलमानों को नौकरी करते थे, उनको मिला करके काला बस, मतलब कि योगी को मार देंगे, तुमको उड़ा देंगे, मंदिर उड़ा देंगे। तो क्या ये मुसलमान थे? देखिए, आपकी बिल्कुल बात सही है। होता ये है कि अगर हम मुसलमान भारत का रहने वाला है, हम नहीं वो रहने वाला कहीं भारत का नागरिक बन गया, जब आ गया नहीं। होता ये है कि यदि लीगली बनता है, गवर्नमेंट से उसको परमिशन हो जाती है, उसको देश की नागरिकता मिल जाती है, तब वो नागरिक होता है। और ऐसे जैसे म्यांमार वाले आ गए हैं तो क्या वो नागरिक थोड़ी हो जाएंगे? नहीं, नागरिक तो MP सांसद विधायक है शेख। नहीं, ये अभी विधायक नहीं हुआ है, जिला पंचायत सदस्य हुआ है। हाँ, तो नागरिकता होगी तभी। सुनो तो होता ये है, यही तो खेल है। आप बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में म्यांमार के मुसलमानों के लोग जो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, म्यांमारी हैं, वो लोग आकर के रहते हैं और इनको सबसे ज्यादा शरण मुसलमान ही देते हैं। यहाँ पर बात ये आती है धनीराम जी कि ये मुसलमान लोग हमको, उनका एक अंदरूनी जो नियम है, गैर मुस्लिम की जर जमीन जोरों पर कब्जा करना। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जितनी जल्दी शेख यहाँ पर आया और उसने पैर इतने कड़े कर लिए, इतने बड़े बढ़ा लिए कि उसकी अरबों संपत्ति हो गई और मतलब उसका जो है उस पर ईडी जाती है छापा मारने के लिए। ईडी किसके यहाँ छापा डालती है? जो अरब पर खरबपति हो, जो काला धंधा कमाता है। इसके बाद जैसे ही वहां पहले सूचना हो गई कि तुम्हारे यहाँ ईडी की छापा पड़ेगा, तो 20-25 सुरक्षा कर्मी थे ईडी वालों के साथ, पुलिस वाले थे और वहां पहले से हजारों आदमी इकट्ठा था। थोड़ी ही बातचीत हुई नहीं कि सारे के सारे ईडी लोगों पर अटैक कर दिया। सुरक्षा कर्मी और ईडी और पुलिस वालों को जान बचाने की जो है बड़ी मुश्किलें पड़ गई। भागे कैसे? गिरते पड़ते। क्या यहाँ किसी भी हिंदू के यहाँ, किसी सिख के यहाँ, किसी ईसाई के यहाँ अगर ईडी का छापा पड़ने जाता तो क्या ईडी पर अटैक करता है? नहीं, अटैक तो नहीं करता। लेकिन ईडी भी किसी के इशारे पर, ब्राह्मणवाद मनुवाद के इशारे पर, सरकार के इशारे पर ईडी का काम कर रही है। चाहे आपका सोरेन को ले लीजिए, चाहे आपका मायावती को भी हटाया गया था, ईडी बिठा देंगे। ये आपका केजरीवाल का चल ही रहा है। ये सब जितने हैं ईडी लगा रहे हैं क्या? ये सरकार तबाह करने के लिए कि इनको दबा दो, बस आगे राज करो, ये है। देखिए, होता ये है कि ये जो दलित समाज है, हम जिनकी बातें आज कर रहे हैं, दलित समाज को अब कोई ऐसी शक्ति नहीं है
जो ऊपर उठा सके। हाँ होता ये है कि हम आप लोग छोटी छोटी बातों में मतभेद बने होते हैं और हम लोग अपने मतभेदों को नहीं भुला पाते हैं, और होता ये है कि कभी इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। यहाँ हम आदिवासी चाहे मणिपुर के हों चाहे किसी देश में हो, अपने देश में हो, होता ये रहा है कि जिंदगी जो है, चलो अच्छा भैया बंद करो। चलो।